तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके एग्जाम के बाद? सब बढ़िया एकदम? कमेंट करके बताओ क्या हाल है आपके। तो चलिए इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाला है आईडीटी मे 23 एग्जाम के, जो कि कल ही ओवर हुए हैं, उसके एमसीक्यू। मैंने जितने भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकते थे पूरी रिसर्च करने के बाद में वो वहां पे डाले हैं। ठीक है, फिर भी हो सकता है एक दो आंसर ऊपर नीचे हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऑलमोस्ट आंसर सही है, और साथ में बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके एमसीक्यू कितने सही हुए। और अगर सही नहीं भी हुए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हुए, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। जस्ट एंजॉय योर मोमेंट, जस्ट एंजॉय दिस टाइम जो इतने टाइम से अवेटेड था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 नंबर वाले एमसीक्यू से। तो जो पहला एमसीक्यू था वो था एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा था वो। तो एग्रीगेट टर्नओवर का आंसर आएगा 2.91 करोड़। दूसरा जो 2 नंबर का आंसर था वो था प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर मुंबई एंड जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर आएगा मुंबई एंड जयपुर। अच्छा, तीसरा एमसीक्यू जिसमें काफ़ी लोगों को डाउट होगा, पर ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्कूल ने एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया सीबीएसई को, तो क्या ये एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा? तो पहले ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, ये जो था सीबीएसई एजुकेशन में आता है। तो हाँ, सीबीएसई को एजुकेशन में लाया गया था, लेकिन फॉर लिमिटेड पर्पस। ठीक है, उसमें क्या लाया गया था, अगर सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती है तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस फीस पे इसका जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सीबीएसई अगर सेंटर के लिए फीस दे रही है, सेंटर के लिए, तो उसके लिए तो जीएसटी टैक्सेबल ही होगा ना। सीबीएसई जो एग्जाम फीस ले रही है बच्चों से, वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा, अब एक और हॉट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जो भी काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन में रहा, कि हॉस्टल फैसिलिटी अलोंग विद एजुकेशन फैसिलिटी वाला जो था, कि कंपोजिट सप्लाई होगी कि मिक्स सप्लाई होगी कि क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, ये जो सप्लाई होगी ना, ये होगी कंपोजिट सप्लाई। क्यों होगी कंपोजिट सप्लाई? मिक्स सप्लाई भी हो सकती है, काफ़ी लोग आप लोग मुझे बोलोगे। तो ध्यान से देखो इसके अंदर कि वो हॉस्टल फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करा रहा है? ओन स्टूडेंट्स को, खुद के स्टूडेंट को जब हॉस्टल फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है तो उसको कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। लेकिन वहीं अगर वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा होता है, आउटसाइड स्टूडेंट्स को, इन दैट केस वो मिक्स सप्लाई मानी जाती है। फिर उसके साथ में अपने देखते कि हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में और क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, रहने का दे रहा है, तो उन सबका अलग अलग मान लिया जाता है, और उन सबको मिक्स सप्लाई मान के उन सारे कंपोनेंट पे जो हाईएस्ट रेट होती है वो लगाई जाती है। बट एजुकेशन फैसिलिटी विद हॉस्टल फैसिलिटी टू ओन स्टूडेंट, इस केस में उसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और टैक्स नहीं लगेगा। बाकी आपने क्या किया, आप डेफिनेटली जरूर बताएं। एक था आरसीएम की टैक्स लाइबिलिटी निकालने वाला क्वेश्चन था, जो कि शायद एग्रीगेट टर्नओवर वाले केस स्टडी में ही था। तो उसका आंसर आएगा 47,700। उसमें 2 आरसीएम की सप्लाई आएंगी, एक तो सिटिंग फीस वाली और दूसरी एक और थी उसके साथ में, सिक्योरिटी वाली थी आई थिंक। तो दोनों आएंगी और 47,700 इसका आंसर आएगा। उसके अलावा क्वेश्चन था हायर सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल थी वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है स्टूडेंट्स को। तो स्कूल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होता है वो स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को जो भी सर्विस देता है वो एग्जाम्प्ट होती है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पहली बात तो स्कूल के लिए वैसे भी एग्जाम्प्ट होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो लेता है किसी से तो भी, और वो देता है तो भी। अगर कॉलेज होता तो वो देता वो ट्रांसपोर्ट सर्विस खुद से, तो एग्जाम्प्ट होती। और अगर वो लेता ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी और से तो टैक्सेबल होती। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वो स्टूडेंट को दे रही है ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट को, उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रही है, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर के, 2 2 नंबर के, तो ये फ्री फंड का बोनस था। उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्कूल थी वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, इंटरनल को भी एंड एक्सटर्नल को भी, अगेंस्ट एंट्रेंस फीस। तो अगेंस्ट एंट्रेंस फीस वाली, चाहे वो इंटरनल को प्रोवाइड करे, एक्सटर्नल को प्रोवाइड करे, दोनों ही केस में वो एग्जाम्प्ट होती है, दोनों ही केस में वो एग्जाम्प्ट होती है। और एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट, वो टूर ऑपरेटर सर्विस का था, जो कि वो इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह प्रोवाइड करवा रहा है। तो उस केस में उसका आंसर था 1,80,000 प्लस 1,20,000, 1,80,000 प्लस 1,20,000। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के आए थे, तो एक एक मार्क वाले भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो स्पेशल वेयर हाउस आया था, जहाँ पे कस्टम लोग वाला आंसर आएगा। दूसरा एमसीक्यू कौन सा था? स्टार कैटेगरी वाला, 1.6 मिलियन ऐसा कुछ था, और कौन से स्टार देना है, तो उस आंसर में थोड़ी कंफ्यूजन है। शायद इसमें नो स्टार आ सकता है, नो स्टार आएगा या फिर 1 स्टार आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। उसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था, तो टाइम ऑफ सप्लाई में 31 दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा। उसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई का एक और क्वेश्चन आया था, उसके लिए भी काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। तो देखो भाई, गुड्स के केस में जहाँ पे टर्मिनेशन होता है, गुड्स का मूवमेंट जहाँ पे टर्मिनेट होता है वही माना जाता है। तो जो बंदा था वो एम्प्लॉय था और उसने टर्मिनेट कहाँ पे किया गुड्स को?
जहाँ पे उसकी कंपनी थी दिल्ली में, तो दिल्ली यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, दिल्ली वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। एक क्वेश्चन था 1 नंबर का माइनर ब्रिज वाला, माइनर ब्रिज लेस देन, उसमें उसका आंसर आएगा लेस देन 5,000, लेस देन 5,000। एक और मजेदार क्वेश्चन था 1 नंबर का एग्रीकल्चर के केस में कि कैसे इंस्टीट्यूट ने घुमाया वहाँ पे एग्रीकल्चर का रजिस्ट्रेशन, प्लस में उसने उसने बोल दिया कि साथ में उसने सेल भी किया है। अब सेल क्या किया वो ध्यान रखना, उसने सेल क्या किया है, पैडी सेल किया, राइस सेल नहीं किया है। इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है उन्होंने एग्जाम्पल राइस सेल किया है। अगर राइस सेल करता इन दैट केस तो उस पर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाती, क्योंकि उसका टोटल टर्नओवर अपन देखेंगे तो 40 लाख से ऊपर हो रहा था। पर सीन ये है कि वो वीट के साथ में पैडी सेल कर रहा है, तो इन दैट केस पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल सप्लाई होगी, तो जितना कल्टीवेशन ऑफ लैंड से सप्लाई होती है ना वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर कल्टीवेशन ऑफ लैंड के अलावा दूसरी चीजें वो सप्लाई कर रहा है और फिर एग्रीगेट टर्नओवर में अपन एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों लेते हैं, ध्यान रजिस्ट्रेशन के पर्पज से एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों लेते हैं। इन दैट केस फिर अगर उसका टर्नओवर एक्सीड करता तो वो डेफिनेटली करता, अगर राइस सेल करता तो डेफिनेटली उसका टर्नओवर एक्सीड करता, एंड इन दैट केस उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, पर वहाँ पे पैडी सेल था इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन था 1 नंबर का, इसके अलावा 1 नंबर का एक और क्वेश्चन था, कौन सा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। अब इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कस्टम का पूछ रहा था या फिर जीएसटी का पूछ रहा था। आप बताना एक्चुअली क्या क्वेश्चन था वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड किसका पूछ रहा था। अगर जीएसटी का पूछ रहा था तो 1000 आएगा, अगर कस्टम का पूछ रहा था तो 100 आएगा उसमें। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, बाय वन गेट वन वाला, इसमें आईटीसी का अमाउंट कितना आएगा, तो इसमें 750 आईटीसी का अमाउंट आएगा, 750 आईटीसी का अमाउंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, रेंटल इनकम वाला, कौन सा वाला था, रेंटल इनकम इन केस ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब ऐसा कुछ दे रखा था उसमें, एरियर्स ऑफ रेंट भी दे रखा था। तो उसमें दो आंसर में कंफ्यूजन है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 1,20,000 ही आएगा, 1,20,000 ही आएगा, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर को दे रहा था। तो ये मैंने बता दिए 19 क्वेश्चन आपको। साथ में दो क्वेश्चन ऐसे जिसका मतलब जो मिले नहीं, दो क्वेश्चन ऐसे जो मिले नहीं, अगर आपको याद है वो दो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उन दो क्वेश्चन को भी। बाकी 19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और मार्क्स वाइज भी बता दिए कि वो 2-2 नंबर वाले थे, ये सारे 1-1 नंबर वाले हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके भी बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।